नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी हमारी, क्योंकि तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी और डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। अगले 5 दिन तक कोई भी क्लास ना लेने के लिए उन्होंने सलाह दी थी, लेकिन आज मुझे तबीयत कुछ ठीक लगी, इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हो गया हूं। तो दोस्तों, ये यूजीसी नेट हिंदी की क्लास है, जिसमें 2024 दिसंबर वाले बैच के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 7 की क्लासेस हमारी चल रही हैं। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको हम पढ़ रहे थे, और इसमें रीतिकाल हम पढ़ रहे थे और उसमें रीतिबद्ध काव्य हमने समाप्त कर लिया था। आज हम रीति सिद्ध काव्य पढ़ेंगे। और रणनीति, ये रणनीति क्या है दोस्तों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, जो कि रीनेट एग्जाम हुआ था हमारा अगस्त और सितंबर में जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। 25% विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाए हैं उसमें, और जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, नेट का जेआरएफ का एग्जाम जिनका क्लियर हुआ है, उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनको शुभेच्छा देता हूं और उनको बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद। ईश्वर उनको आगे और तरक्की प्रदान करे। और जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है उनको यही सलाह दूंगा कि अभी एक एक मिनट आप लोगों का कीमती है, कोई भी क्षण जाया ना करते हुए अपनी तैयारी को एकदम मजबूत कीजिए। और सबसे पहले इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। और ये रणनीति जो है ये हम दिसंबर 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा। उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो अवश्य ही आप लोग नेट क्लियर कर सकते हैं अपना दिसंबर 2024 में। तो पहले हम रीति सिद्ध काव्य को पढ़ेंगे। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही अगर आप एग्जाम में पढ़ के जाएंगे तो रीति सिद्ध काव्य से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को नहीं आता होगा। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रीति सिद्ध काव्य में जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही केवल करके जा रहे हैं आप, तो भी एक भी प्रश्न आपका कोई भी बाहर से नहीं मिलेगा आपको। सारे प्रश्न आपको आते होंगे जो भी एग्जाम में आएंगे। और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सेम सिलेबस है, जैसा कि मैं पिछली क्लासेस में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि यूनिट नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो ऐसी यूनिट है जो कि हिंदी से रिलेटेड सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो जितनी इंपॉर्टेंट ये क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए है, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप लोग एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मैं आप लोगों को एकदम पुख्ता तैयारी करवाता हूं, एकदम मजबूत तैयारी करवाता हूं। और जो भी सत्यापित ग्रंथ हैं, जो भी सत्यापित कथन हैं, जैसे शुक्ल जी की पुस्तक है, नागेंद्र जी की पुस्तक है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी की जो मान्यताएं हैं, उन सब से मैं आप लोगों को आपका कोर्स करवा रहा हूं और एकदम सत्यापित जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं। तो किसी भी भ्रम से दूर रहकर आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही नोट्स बनाते रहिए। हाँ, नोट्स बनाने के लिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि क्लास शुरू होने से पहले ही आप लोग कागज और कलम लेके बैठिए और जो मैं बताता जा रहा हूं इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके नोट्स बनाते चलिए। तो आप लोगों की तैयारी एकदम 100% शुद्ध खरी हो जाएगी। और उसके बाद नेट क्लियर करने से, जेआरएफ क्लियर करने से आप लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही, आपका कुछ नहीं लगता है, सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, 1.5 सेकंड लगते हैं, लेकिन इससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें और अच्छा मैटर आप लोगों को प्रदान करने के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। और आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ क्लास को शेयर कीजिए, ताकि इतना गहराई से मैटर मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये
लाभ जो है आपके दोस्तों को भी मिल सके, आपके जानने वालों को भी मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले ये भी जानकारी आप लोगों के लिए जरूरी है कि यूनिट नंबर 2 की प्लेलिस्ट बन चुकी है हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। हिंदी सरोज ऑनलाइन चैनल पर ही आप लोगों को ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट को खोलिए, इसमें लगभग 30 या 32 क्लासेस हो चुकी हैं। सारी क्लासेस जो हैं वो अपडेटेड हैं और प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं। आप एक एक करके क्लास देखिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप नोट्स बनाते हुए साथ में चलिए। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं दोस्तों। पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा, एक पैसा भी आप लोगों का नहीं लगने वाला है। और ये भी मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि इतना ज्यादा मैटर आप लोगों को फ्री में और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दे पाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों यूनिट नंबर 7 जो हमारी हिंदी कहानी वाली साथ में यूनिट में चला रहा हूं, उसकी भी 10 या 11 कहानियां हो चुकी हैं जो कि प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं। हिंदी कहानी वाली प्लेलिस्ट जो जस्ट आपको हिंदी साहित्य का इतिहास वाली प्लेलिस्ट के नीचे मिलेगी, उसमें जाकर आप हिंदी कहानी वाली यूनिट जो है उसके भी नोट्स बना सकते हैं, उसे भी पढ़ सकते हैं। और हिंदी कहानी से बहुत ज्यादा प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसको एकदम मजबूती से तैयार करने के लिए जितना मैंने आप लोगों को करवाया है, एक एक कहानी का समग्र विवेचन मैंने करवाया हुआ है, लाइन बाय लाइन पढ़वा के आप लोगों को। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो बताए हुए हैं, प्रश्न किस हिसाब से आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप ये प्लेलिस्ट भी जाकर कहानी नंबर 1 से पढ़ना शुरू कीजिए और सारी कहानियां पढ़ डालिए, नोट्स बनाते चलिए, ताकि एग्जाम में 2-3 बार फास्ट रिवीजन से आप लोगों की तैयारी एकदम मजबूत हो जाए। कागज और कलम पर नोट्स बनाइए दोस्तों, वो जीवन भर आपका साथ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम केवल रीति सिद्ध काव्य पढ़ेंगे, जिसमें 2 मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं, उन्हीं को हम गहराई से पढ़ेंगे। एक तो उनमें बिहारी जी हैं, बिहारी जी के बिना रीति काल जो है वो बिल्कुल अधूरा है। तो बिहारी जी को हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे और सेनापति के बारे में जानेंगे। और जो अन्य कवि हैं रीति सिद्ध परंपरा में, उनके ग्रंथों को, उनकी रचनाओं को और उनकी रचनाओं के बारे में कुछ विशेष तथ्य वो हम इस क्लास में जानेंगे। तो आइए शुरू कर देते हैं दोस्तों। रीति सिद्ध काव्य है क्या? ये रीति क्लास की पहली क्लास में ही, रीतिकाल की पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रीति सिद्ध काव्य क्या है। वह काव्य जो कि संस्कृत के लक्षण ग्रंथों पर आधारित, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों पर आधारित मान्यताओं को लेकर चले और उन पर अपनी काव्य रचना की, उसे रीति सिद्ध काव्य कहते हैं। और जिन लोगों ने ये रचनाएं की, जिन महान लेखकों ने ये रचनाएं की, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहते हैं दोस्तों। तो रीति सिद्ध काव्य के बारे में हमें क्या क्या जानना है? रीति सिद्ध काव्य मानसिकता के स्तर पर रीतिबद्ध काव्य के समान ही है। मानसिकता के स्तर पर किस हिसाब से दोस्तों? कि जो मानसिकता रीति सिद्ध कवियों की है, लगभग वही मानसिकता रीतिबद्ध कवियों की भी रही थी। बजाय इसके इनमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है, उन्होंने लक्षण ग्रंथों पर आधारित काव्य की ही रचना की है। लेकिन रीतिबद्ध कवि जो थे, उन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर हिंदी में लक्षण ग्रंथ भी लिखे और उनके ऊपर, उन पर आधारित काव्य रचना भी उन्होंने की। तो जहां एक और रीतिबद्ध काव्य परंपरा में आचार्य और कवि दोनों होने का साथ लेकर चलने का जो कवियों का एक चलन बन गया था, उसको हल्का सा तोड़ते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना ना करके, अपना आचार्य तो सिद्ध ना करके, बल्कि सारा ध्यान उन्होंने काव्य रचना पर ही लगाया। रीतिकालीन काव्य में जो प्रमुख कवि हैं, उनमें से बिहारी जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं, जिनके बारे में हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। इस धारा के कवियों ने
काव्य शास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत नहीं किए हैं, केवल कविताएं लिखी हैं। पर ये कविताएं वस्तुतः काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर ही लिखी गई हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन उनके आधार पर काव्य सर्जना इन कवियों ने अवश्य की है। और रीतिबद्ध काव्य परंपरा के अनुसार ही रीति सिद्ध कवियों ने भी राजाओं की प्रशस्ति और श्रृंगार की केंद्रीयता जैसी जो विशेषताएं रीति काव्य में हैं, वे इस काव्य धारा में भी हैं। यानी कि अपने आश्रयदाता राजाओं का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उनका महिमा मंडन करने के लिए, उनके सेवा में तत्पर रहने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनकी दया का पात्र बनने के लिए, उनके दरबार में बड़े बड़े सामंतों जैसा ओहदा प्राप्त करने के लिए ही इस काल में भी कवियों ने काव्य सर्जना की है। बस फर्क इतना है कि लक्षण ग्रंथों की रचना रीति सिद्ध कवियों ने नहीं की है। इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट हम पढ़ेंगे, बिहारी, सेनापति, बेनी कवि, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश, ये जो हैं इस काव्य धारा के अति प्रमुख कवि हैं। तो ये कवियों के नाम भी अलग अलग करने के लिए आ जाते हैं कि कौन से रीतिबद्ध कवि हैं, कौन से रीति सिद्ध कवि हैं और कौन से रीति इतर कवि हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो कवियों के नाम जो हैं वो अलग से हमें याद करने हैं, जो कि मैंने पहली क्लास में इसमें आप लोगों को लिखवाए थे। और जैसे ही रीतिकाल हमारा समाप्त होगा, उसी क्लास में मैं इनका अलग से वर्गीकरण एक बार फिर से आप लोगों को करवा दूंगा। आगे देख लेते हैं सेनापति के बारे में। सेनापति के बारे में बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4-5 लाइनें हैं वही हमें याद रखनी है। इन्हें रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि माना जाता है। यानी प्रकृति वर्णन जो है, जितना अच्छा सेनापति ने रीति सिद्ध काव्य में किया है, ऐसा और किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। तो रीतिकाल में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट कवि अगर पूछे जाएं कौन है, तो वो सेनापति हैं दोस्तों। इसको याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे एक कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, शुक्ल जी का क्या कहते हैं, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर पाया, या और किसी श्रृंगारी कवि ने इनके जैसा ऋतु वर्णन नहीं किया। यहाँ पे ऋतु वर्णन का आशय दोस्तों प्रकृति चित्रण से ही है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और पूछा जा सकता है कि किसके बारे में कहा है, तो वो सेनापति के बारे में कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जितने भी पॉइंट है दोस्तों जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही हैं, उनको बराबर से याद कीजिएगा। सेनापति के काव्य में श्लेष चमत्कार देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा श्लेष अलंकार उनकी कविताएं में, उनके काव्य में हमें मिलता है। आगे बिहारी जी को देख लेते हैं। इनके जो रीति सिद्ध कवि हैं, इनकी कृतियों के नाम और उन रचनाओं में क्या क्या है, ये मैंने एक साथ ही एक टेबल में आगे बना के रखा है, जो मैं आप लोगों को टेबल फॉर्मेट में ही लिखवा दूंगा। अभी हम सेनापति के बारे में खास जानकारी जो 3-4 लाइनें हमें जाननी थी वो हमने देख ली हैं। अभी हम आगे बिहारी जी को विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। तो बिहारी जी क्या कहते हैं, बिहारी इस काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। देखिए दोस्तों, रीति सिद्ध काव्य परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण कवि जो है वो बिहारी जी ही हैं। बिहारी सतसई को कौन नहीं जानता है दोस्तों। बिहारी सतसई पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसी कारण सतसई की रचना के कारण ही बिहारी जी को जो है इतना ऊंचा स्थान रीतिकाल में प्राप्त हो सका है। बिहारी का समय मुगल शासन के वैभव का काल माना जाता है। अकबर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के
शुरुआती दिनों तक का उनका जीवन काल फैला है। देखिए दोस्तों कितना लंबा जीवन काल रहा है इनका, कि अकबर के शासन काल से इन्होंने काव्य रचना शुरू की थी और औरंगजेब के शासन काल के शुरुआती दिनों तक ये जीवित थे और काव्य सर्जना कर रहे थे। और इन्हें जो है वो मुगल शासन के वैभव का काल माना जाता है। बिहारी जी का जो समय है उसे मुगल शासन के वैभव का काल माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये इनके बारे में। बिहारी जी के जो कवि हैं वो कौन है? नरहरियानंद या फिर नरहरिदास, जो कि निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके बारे में हम भक्ति काल में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। बिहारी जी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। सतसई कवि हाल, एक कवि हाल हुए थे। उन्होंने गाथा सप्तशती जो कि प्राकृत भाषा में रचित थी उसी के आधार पर इन्होंने ये रचना की है, जिससे कि वो इतने प्रसिद्ध हो गए। तो सबसे पहले सतसई परंपरा में जो है प्राकृत कवि हाल, प्राकृत में जो लिखते थे हाल कवि, उन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी। तथा गोवर्धनाचार्य ने आर्य सप्तशती संस्कृत में, तो सबसे पहले संस्कृत में ही रचना हुई होगी दोस्तों आर्य सप्तशती की, जो कि गोवर्धनाचार्य जी ने की। और उसके बाद में हाल कवि ने गाथा सप्तशती की रचना की प्राकृत भाषा में। और बिहारी सतसई की जो रचना है वो इन्हीं सप्तशतियों के आधार पर मानी जाती है। सतसई का अर्थ होता है जिसमें 700 पद हों, जैसे हजारा में 1000 पद होते हैं, उसी प्रकार से इसमें सतसई में या फिर सप्तशती में 700 पद होते हैं दोस्तों। और बिहारी सतसई में जो है 713 छंद हैं, जो कि सर्वमान्य मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और नागरी प्रचारणी सभा काशी ने भी यही माना है कि छंदों की संख्या बिहारी सतसई में 713 है। और यही जो है मान्य मत भी है, इसे नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नागरी प्रचारणी सभा काशी भी यही मानती है। और एक कवि हुए थे अमरूक, उन्होंने अमरूक शतक लिखा था संस्कृत में। इसका प्रभाव भी बिहारी सतसई पर माना जाता है। तो 3 ग्रंथ हो गए जिनका असर जो है ये बिहारी सतसई की रचना पर माना जाता है। एक तो हो गया संस्कृत का ग्रंथ जो कि आर्य सप्तशती के नाम से है, आचार्य गोवर्धन ने जो लिखी। उसके बाद में हो गया प्राकृत की रचना गाथा सप्तशती जो कि हाल कवि ने लिखी थी। और तीसरी हो गई है अमरूक शतक जो कि अमरूक कवि ने लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। तो इन तीनों के आधार पर ही बिहारी सतसई की रचना मानी जाती है। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले सप्तशती परंपरा में हित तरंगिणी, हिंदी में सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ जो है वो हित तरंगिणी को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हिंदी में पूछता है कि हिंदी में सबसे पहली सतसई रचना किसको माना जाता है, तो वो कृपाराम जी के द्वारा लिखी हुई हित तरंगिणी है दोस्तों। सतसई ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी कि सतसई शब्द का अर्थ ही बिहारी सतसई हो गया। इनकी कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है, यह जॉर्ज ग्रियर्सन के इस कथन से पता चलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी जी की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की है सतसई रचना के लिए। और वो क्या कहते हैं, पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। देखिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो कि पाश्चात्य के, पश्चिम के इतने बड़े हिंदी के जानकार हुए और उन्होंने बिहारी जी के बारे में इतना बड़ा कहा है, इतना बड़ा कथन कहा है कि बिहारी जैसा कवि जो है पूरे यूरोप में आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ये हमारे हिंदी साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है दोस्तों, क्योंकि यूरोप को जो है सबसे ज्यादा विकसित महाद्वीप भी माना जाता है, और वहां के लोग अगर ऐसा कहते हैं, वहां के जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, शिक्षाविद हैं, वो हमारे लोगों के बारे में ऐसा कहते हैं, तो हमारा सीना जो है वो गर्व से एकदम चौड़ा हो जाना एकदम लाजमी है। यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा कि किसका कथन है, पूछा जा सकता है। ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का कथन है। आगे देख लेते हैं। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी कवि माना है और डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शुक्ल जी इन्हें रसवादी कवि मानते हैं और नगेंद्र इन्हें ध्वनिवादी कवि मानते हैं। बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ तथा रेवरेंड एडविन ग्रिब्स ने शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। ये भी इनके उपनाम या फिर इनकी उपाधियां आप कह सकते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी इनको पीयूष वर्षी मेघ कहते हैं और रेवरेंड एडविन ग्रिब्स ही खाली याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा, अक्सर ग्रिब्स के नाम से ही पूछा जाता है। वो बिहारी जी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहते हैं। बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा शक्कर की रोटी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। शक्कर की रोटी किस कवि को कहा जाता है, या फिर बिहारी को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने इनको देव बड़े की बिहारी बहस में बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार ही नहीं किया है, क्योंकि मिश्र बंधुओं के अनुसार जो है वो देव रीतिकाल के सबसे बड़े कवि आचार्य ठहरते हैं। और जब देव और बिहारी की तुलना की बात की जाती है, ये जो तुलनात्मक दृष्टिकोण है ये मिश्र बंधु ही लेकर आए थे कि कवियों को अंक देकर उनकी तुलना करना, और इस तुलनात्मक पद्धति में इन्होंने देव को बहुत ही भारी कवि ठहरा दिया है बिहारी जी के सामने। इनकी जो तुलनात्मक पद्धति थी इस प्रकार थी कि श्रेष्ठ काव्य निर्माण और आचार्य तो स्थापित करने के हिसाब से इन्होंने मार्किंग दी थी अलग अलग कवियों को, और उसमें जो है देव जो है वो 10 ठहरते थे तो बिहारी मात्र 2 ही ठहरते थे। इसलिए इन्होंने बिहारी को तो कवि कहना ही अमान्य माना। ये देव को सबसे बड़ा कवि मानते हैं। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वाले पॉइंट को छोड़ सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रामचरितमानस के पश्चात सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सत्सई पर लिखी गई हैं, और ये सच भी है, ये सत्य भी है दोस्तों कि रामचरितमानस के ऊपर जितनी टीकाएं लिखी हैं उसके बाद जो है वो नंबर आता है बिहारी सत्सई की टीकाओं का। इतनी सारी दुनिया भर की टीकाएं बिहारी सत्सई के नाम पर लिखी जा चुकी हैं। बिहारी सत्सई पर लगभग 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख मिलता है। ये तो उल्लेख वो है जो नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज में हमें मिलता है, और आधुनिक काल में ना जाने और कितनी ही टीकाएं इस पर लिखी जा चुकी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, यदि प्रबंधात्मक काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आहा, देखिए कितना बढ़िया कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में समन्वय बनाए हुए हैं। समन्वय की कितनी बहुत बड़ी प्रकाष्ठा इन्होंने यहाँ पर स्थापित कर दी है। उन्होंने प्रबंध काव्य को जितना बड़ा दर्शाया है उतना ही बड़ा या फिर उससे भी ज्यादा इन्होंने मुक्तक काव्य की प्रशंसा भी कर दी है। उन्होंने किसी भी काव्य को छोटा या बड़ा नहीं माना है। इस प्रकार वो काव्य रचनाओं का समन्वय
लेकर साथ में चलने वाले बहुत श्रेष्ठ या फिर ये कहें श्रेष्ठतम आलोचक हिंदी साहित्य के माने जाते हैं। कितना बढ़िया कथन उन्होंने लिखा है दोस्तों। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। देखिए दोस्तों, वनस्थली घूमते घूमते तो पूरा दिल लग जाता है, लेकिन वहीं हमें उस वनस्थली से चुने हुए पुष्पों का बना हुआ एक गुलदस्ता अगर हमें दिख जाए हमारे घर के सामने ही, वनस्थली जाने की हमें आवश्यकता ही ना पड़े, तो मन कितना प्रफुल्लित हो उठेगा दोस्तों। इस प्रकार से इस बात को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन लिखा होगा। आगे देख लेते हैं बिहारी सतसई की जो टीकाएं हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टीकाएं हैं वो मैं बता देता हूं आप लोगों को इस टेबल के माध्यम से। कृष्ण कवि ने कृष्णलाल की टीका, इसमें ये पूछा जा सकता है कि कृष्णलाल की जो टीका है ये किस रचना पर आधारित है, ये हमें याद होना चाहिए। प्रत्येक दोहे का कवित्व में विवेचन इसमें हमें मिलता है। ये विशेषताएं जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला और दूसरा जो टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूरती मिश्र की अमर चंद्रिका, जो कि हम आगे सूरती मिश्र को पढ़ेंगे तब हम पढ़ने वाले हैं। लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, ये जो है ब्रज भाषा गद्य में विवेचन है। बिहारी सतसई का ब्रज भाषा गद्य में विवेचन लाल चंद्रिका में प्राप्त होता है। और खड़ी बोली हिंदी में कौन सा प्राप्त होता है? प्रभु दयाल पांडे की टीका, जिसके रचनाकार प्रभु दयाल पांडे स्वयं हैं। बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास की मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। बिहारी बिहार के रचनाकार पूछे जाते हैं अंबिका दत्त व्यास जी हैं। और ये रोला छंद में बिहारी सतसई का विवेचन इसमें हमें मिलता है। संजीवनी भाष्य पद्म सिंह शर्मा की है। इसमें क्या है? विवेचन में तुलनात्मक प्रविधि का प्रयोग किया है। फिरंगे सतसई ये आनंदीलाल शर्मा की रचना है, जो कि फारसी भाषा में उपलब्ध है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर है, जो कि खड़ी बोली हिंदी में रचित है। इनमें से देखिए दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कृष्ण कवि की कृष्णलाल की टीका। इसमें से ये पूछा जा सकता है कि कृष्णलाल की टीका किस ग्रंथ पर या फिर किस रचना पर आधारित है। इसके बाद में बिहारी बिहार पूछा जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर है। इसकी भाषा भी पूछी जाती है और इसके राइटर का नाम भी पूछा जाता है। तो ये तीन जो टीकाएं हैं इनको तो हमें 100% तैयार कर लेना है। बाकियों को भी रिवाइज करते हुए आप पढ़े अवश्य, छोड़ना नहीं है। ये हैं सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीन हैं। इनमें से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और देख लेते हैं बिहारी जी के बारे में। पठान सुल्तान ने बिहारी के दोहों पर अच्छी कुंडलियां लिखी हैं। कुंडलियां लिखने वाले बिहारी सतसई पर कुंडलियां लिखने वाले कौन हैं? पठान सुल्तान हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका है। बिहारी सतसई की जितनी भी टीकाएं अभी तक उपलब्ध हुई हैं उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, सबसे प्रभावित सबसे प्रामाणिक जो टीका है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर ही है दोस्तों। आचार्य शुक्ल के अनुसार भी है और सर्वमान्य मत भी यही है। इसे छोड़े ना, इसे पक्का याद करें। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी शीर्षक में उर्दू में बिहारी सतसई का अनुवाद किया। भारतेंदु ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की है। तो कुंडलिया छंद रचने वाले कौन कौन हो गए हैं? पठान सुल्तान और भारतेंदु। इन दोनों का नाम हमें कुंडलिया छंद के नाम पे
याद रखना है कि बिहारी सतसई पर कुंडलिया छंद लिखने वाले कौन कौन दो रचनाकार हैं। अभी हम रीति सिद्ध काव्य में जितने भी रचनाकार हैं, मुख्य जो रचनाकार हैं वो देखेंगे और उनकी रचनाएं हम देखेंगे। सेनापति के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। 1589 जो है इनका रचना काल माना जाता है। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनकी रचनाएं हैं। कवित रत्नाकर में क्या है दोस्तों, राम कथा का वर्णन है। इसमें 5 अध्याय हैं जिनको तरंग नाम दिया गया है और इसमें 394 छंद हमें मिलते हैं। काव्य कल्पद्रुम में हमें क्या मिलता है, एक रीति ग्रंथ मात्र है। बिहारी जी जो हैं इनका रचना काल 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी माना जाता है और इनकी एक ही रचना है जिससे कि ये विश्व प्रसिद्ध हो गए दोस्तों, बिहारी सतसई, जो कि खाली सतसई के नाम से भी पूछी जाती है। इसमें है क्या, इसमें दोहा छंद में रचित है, मुक्तक काव्य है ये। इसमें श्रृंगार वर्णन मिलता है, नायिका भेद वर्णन मिलता है और रीति के इसमें पद मिलते हैं, गुण के इसमें पद मिलते हैं, इसमें भक्ति के भी पद मिलते हैं दोस्तों। आदि पर सुंदर दोहे कुल 719 दोहे, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर के ने जो है दोहों की संख्या 317 मानी है और इतने माफ कीजिएगा 713 मानी है और इनमें से जो है 600 दोहे जो हैं वो श्रृंगारिक ही हैं। दोस्तों बिहारी सतसई के बारे में जितनी भी जानकारी आप लोगों को मिलती है वो जानकारी कम ही है, इसीलिए जहां से भी आप पढ़ रहे हैं कम से कम मिनिमम ये वाली जानकारी आपको बिहारी सतसई के बारे में होनी ही चाहिए। ये पूछी जाती रही है एग्जाम में और आगे भी पूछी जाती रहेगी। इसमें बिहारी सतसई में कुछ दोहे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। वो सारे दोहे जो है वो रीतिकाल की अंतिम क्लास में दोहों की क्लास रख लेंगे हम, उसमें खाली दोहे रीतिकाल के जो मुख्य दोहे हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। रसनिधि के बारे में देख लेते हैं। इनका मूल नाम जो है पृथ्वी सिंह माना जाता है और इनका रचना काल 1603 से 1660 ईस्वी है। रतन हजारा और रसनिधि सागर इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। रतन हजारा जो है वो बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित दोहा संग्रह मात्र है और इसमें जो है नीति श्रृंगार और भक्ति परक दोहे हमें मिलते हैं। रसनिधि सागर जो है इस पर फारसी का प्रभाव माना जाता है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। रतन हजारा जो है ये इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कीजिएगा। सेनापति की जो है दोनों रचनाएं इंपोर्टेंट हैं, इन्हें भी नोट करके याद कीजिए। रसनिधि की जो कुछ अन्य रचनाएं हैं, विष्णुपद कीर्तन, गीति संग्रह, कवित्त, 12 मासा, हिंडोला, अरिल, ये हैं इनकी और अन्य रचनाएं। तो दोस्तों यहां पर जो है आज की हमारी रीति सिद्ध परंपरा की क्लास जो है ये समाप्त होती है। इसमें हमें 2 ही मुख्य कवि पढ़ने थे जिन्हें हमने पढ़ लिया है, इससे बाहर एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। हमारी आज की क्लास तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है दोस्तों। आगे मैं रणनीति के बारे में आप लोगों से बात कर रहा था कि दिसंबर जो 2024 में जो हमारा यूजीसी नेट एग्जाम का और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का जो है वो हम कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति बनाई जाए, उस पर हम चर्चा करने वाले थे। और देखिए दोस्तों जो अभी रिजल्ट आया है, 2 दिन पहले जो रिजल्ट आया है उससे हमें एक ही बात समझ में आती है और मेरा खुद का अनुभव जो है वो भी ये कहता है कि नाकामियों के लिए तो बहुत से बहाने हैं, नाकामियों के लिए तो बहुत से बहाने हैं और कामयाबी पाने के बाद सिर्फ एक ही मंत्र मेरी मेहनत सुनने को मिलता है।
तो दोस्तों मेहनत करनी है, निरंतर मेहनत करनी है, लेकिन हमें थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। किस प्रकार मेहनत करें? ऐसा नहीं है कि यूनिट नंबर 1 की पहली लाइन से लेके और आप सोचते हैं कि यूनिट नंबर 10 की अंतिम लाइन तक आप रट ही लेंगे या फिर पूरा पढ़ ही लेंगे। ये पॉसिबल है ही नहीं। नेट जेआरएफ की तैयारी में अगर आप इस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो 5 साल तो आपको तैयारी करने में लग जाएंगे। इस प्रकार नेट जेआरएफ क्लियर नहीं होता है। आप लोगों को जो है सिलेबस को बांटना पड़ेगा, हिस्सों में, प्रकरणों में बांटना पड़ेगा आपको पीवाईक्यू देखकर कि कहां किस किस इकाई से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे। मैं एक क्लास इस रणनीति पर पहले भी पूरी क्लास में कर चुका हूं। अगर आप लोगों को जानना है तो उस क्लास को जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में नहीं है वो वीडियोस में आप लोगों को मिल जाएगी। शुरुआती वीडियोस में ही आप लोगों को मिल जाएगी। रणनीति के बारे में एक क्लास में ऑलरेडी कर चुका हूं। तो मैं तो आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि मेहनत कीजिए, मेहनत में निरंतरता रखिए। जहां पर निरंतरता छूट जाती है वहीं पर हम लोग जो है एक दिन अगर निरंतरता छूटती है तो हम 10 दिन पीछे जाते हैं सीधा। इसीलिए एक एक दिन हमारे लिए बहुमूल्य है। अभी जो 2 महीने 2.5 महीने जितना भी हमारे पास समय है उसका एक एक मिनट हम लोगों को झोंक देना है तैयारी के लिए। ये जो है रणनीति के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या रणनीति रहे हमारी कि हमारा जो नेट एग्जाम जो है वो इस बार क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हमें यूनिट वाइज बांटना पड़ेगा, यूनिट वाइज हमें बांटना पड़ेगा। देखिए सबसे आसान जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक खाली पेज मैं निकाल लेता हूं जिस पर मैं आप लोगों को समझा सकूं। इस पर खाली पेज है नहीं, 1 मिनट रुकिएगा, खाली पेज में निकालता हूं। देखिए दोस्तों अपनी तैयारी जो है वो इस हिसाब से कर लीजिए। हिंदी जो अपना पेपर 2 है, पेपर 2 की तैयारी के लिए आप इस हिसाब से कर लीजिए यूनिट नंबर 6 से और यूनिट नंबर 10 तक, यूनिट नंबर 6 से लेके और यूनिट नंबर 10 तक। दोस्तों आप 2021 से लेके 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं यूजीसी नेट के उठा करके देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न जो हैं वो आधुनिक काल से और गद्य विधाओं से पूछे गए हैं। नाटक, कहानियां, उपन्यास, अन्य गद्य विधाएं, आत्मकथा, जीवनी, इसी प्रकार से इन्हीं विधाओं में से जो है पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। तो यूनिट नंबर 6 से लेके यूनिट नंबर 10 तक का आप गहन अध्ययन कीजिए, बिल्कुल गहराई से एक एक पॉइंट इनका याद कीजिए। बहुत इजी भी है ये याद करने में। जो कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, उससे कहीं ज्यादा इजी है ये यूनिट तैयार करने में। और इसी से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं पिछले एग्जाम्स में। पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। यूनिट नंबर 6 से लेके 10 तक बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको तो एकदम मजबूती से तैयार कर ही लीजिए। फिर आती है बात यूनिट 1 की। यूनिट 1 में जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 प्रश्न इसमें से पक्का आते ही आते हैं, यानी 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अगर आप उच्चारण के स्थान याद कर लेते हैं, उच्चारण के स्थान कि कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं और
टवर्ग ध्वनि, तवर्ग ध्वनि, इनके उच्चारण स्थान अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो एक प्रश्न वहां से आ जाता है। और दूसरा आ जाता है संविधान से, हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है इससे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो अगर इन दो टॉपिक्स को आप तैयार कर लेते हैं तो यूनिट नंबर 1 यानी 4 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। तो इनको आप बड़ी आसानी से एक ही दिन में तैयार कर सकते हैं, एक दिन भी नहीं, मैं तो कहूंगा कि 2 घंटे में आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 कर लीजिए और 6 से 10 तक एकदम पक्का कर लीजिए। यूनिट नंबर 2 में जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना मोर देन सफिशिएंट है, उतना कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यूनिट नंबर 2 को उतना ही कीजिए और बाकी यूनिट्स में जो है वो आप लोगों को जो इजी लग रहा है, जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे जैसे क्लासेस मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, अगले यूनिट्स जो मैं करवाऊंगा उसमें आप लोगों को जहां तक आप अपने आप को ठीक ठीक फील करें, याद करने में, पढ़ने में आप लोगों को सही लगे, आपका दिमाग सैचुरेट ना हो, उतना ही आप लोग उसको तैयार कीजिए। उसमें भी मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट जो बताऊंगा वही अगर आप तैयार करके जाएंगे, प्रश्न उसी में से आएगा दोस्तों, उससे बाहर नहीं आने वाला है। प्रश्न जो है वो वही पुराने हैं, कोई नए प्रश्न नहीं बनते हैं, बस उन्हीं को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, उत्तर मांगा जाता है। किसी में कथन को कहने वाले का नाम पूछ लेते हैं तो किसी में ये पूछ लेते हैं कि ये कथन किसके बारे में लिखा गया है। कई बार रचनाकार का नाम पूछ लेते हैं तो कई बार रचनाकाल पूछ लेते हैं। उसी प्रकार का प्रश्न कई बार मिलान में पूछ लिया जाता है, कई बार एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस जो उत्तर हैं उन्हें देकर पूछ लिया जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन ना लेते हुए एकदम बढ़िया रणनीति से अगर आप चलेंगे, 6 से लेकर 10 तक पक्का कर लीजिए, यूनिट नंबर 1 को पक्का कर लीजिए, यूनिट नंबर 2 की जितनी क्लासेस हुई हैं आगे हो रही हैं उनको खाली पढ़ते चलिए, बहुत मुश्किल नहीं होगी, आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं। बात करते हैं अगर हम पेपर 1 की, देखिए दोस्तों ये डिस्कशन वाला जो है ये क्लास बार बार मैं बीच बीच में भी आप लोगों को बताता रहता हूं और आप लोग क्लास को पीछे जाके देख लीजिएगा। एक पूरी भरी पूरी क्लास मैंने इस रणनीति पर, सिलेबस पर कर दी है, उसको आप जाकर देख भी सकते हैं। पेपर 1 जो है वो उसमें बहुत कष्ट आता है क्योंकि हम पूरा समय जो है वो पेपर 2 को दे देते हैं, पेपर 1 की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो पेपर 1 में जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड इजी है, वो आप कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर सब लोगों को आता होगा मेरे ख्याल से। कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है उसको पक्का कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है उनको, ये सब याद करने वाले प्रश्न हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले जो हैं जितने भी प्रश्न इसमें सब याद करने वाले हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के देख लीजिएगा, पीवाई की सीरीज उठा के जितने भी पिछले क्वेश्चंस आए हैं उतने ही अगर कर लेंगे तो सफिशिएंट है। आगे शिक्षा नीति पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षा नीति ये हमारी जो NEP 2020 है इस पर से भी बहुत क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो NEP 2020 तैयार कर लीजिए, कहीं से भी आपको जानकारी मिल रही है इसके बारे में तो तैयार कर लीजिए। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स प्रोवाइड आप लोगों को करवा सकता हूं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद में जो है जिन मेरे दोस्तों को मैथ्स में ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनको हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे हिसाब से मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, तो मैथ्स में जो है आप DI वाला पार्ट खाली कर लीजिए। DI वाला पार्ट, ये 4-5 तरह के इसमें प्रश्न आते हैं, उन 4-5 प्रकारों को समझकर प्रैक्टिस करके आप लोग ये वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी प्रश्न रहता है, घबराना नहीं है।
इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक टेबल देके उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 5 क्वेश्चंस में अगर आप पहला और दूसरा ठीक ठाक समय देकर आप सोल्व कर लेते हैं तो बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं वो इन 2 से ही सोल्व हो जाते हैं। वो कैलकुलेशन देखने में हमें बहुत बड़ी लगती है दोस्तों, पहला और दूसरा क्वेश्चन अगर इसमें से हम कर लेते हैं तो बाकी के क्वेश्चंस का आंसर जो है वो अपने आप ही निकलता रहता है। इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है दोस्तों, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत आसान है ये। फिर इसके बाद में आता है हमारा रीजनिंग वाला, रीजन और असर्शन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। 4-5 प्रश्न आजकल ये आते हैं। रीजन और असर्शन वाले जो क्वेश्चन हैं ये आप PYQ में देख लीजिएगा, उसमें से ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। जो अनसीन पैसेज आता है उसको पढ़ने की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालेंगे तो उसको आसानी से कर सकते हैं। 10 अनसीन पैसेज आप लोग पढ़ के चले जाइए, उससे जो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और उसमें से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इतना आप लोगों ने पेपर 1 में कर लिया तो भी बेड़ा पार है। अब की बार जिस हिसाब से रिजल्ट आया है 97 पॉइंट कुछ में परसेंटाइल में, शायद 16 ऐसा कुछ था, उतना परसेंटाइल में जनरल कैटेगरी में नेट क्लियर हो गया है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने अंदर हौसला रखिए, जज्बा रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। जिस भी प्रभु की आप आराधना करते हैं, आप अगर आस्तिक हैं, किसी भगवान की आराधना करते हैं, किसी ईश्वर को मानते हैं, तो सुबह सुबह उनका ध्यान कीजिए। थोड़ा सा मेडिटेशन बहुत जरूरी है, मेडिटेशन कीजिए। जो नास्तिक हैं वो मेडिटेशन कर लीजिएगा, जो आस्तिक हैं किसी भी भगवान को मानते हैं 10 मिनट उनका ध्यान कीजिए। इससे जो है मन की शक्ति आप लोगों को मिलेगी, कंसंट्रेशन पावर आप लोगों का बढ़ेगा और पढ़ने बैठ जाइए तो सब कुछ भूल जाइए। मैं तो यही कहूंगा, इस प्रकार पढ़ाई कीजिए कि दीन दुनिया की कोई खबर ना हो, बहुत ज्यादा टेंशन ना पालें, एग्जाम की तैयारी एकदम निर्भीक होकर करें, बिना टेंशन के करें। बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं तो कहूंगा दोस्तों कि 7 से 8 घंटे पढ़ना दिन में मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ध्यान पूर्वक, अगर तरीके से आप लोग 7-8 घंटा पढ़ लेते हैं तो ये भी, इससे भी आपका नेट क्लियर हो जाता है, आराम से हो जाता है दोस्तों। ध्यान देकर पढ़ेंगे, सोशल मीडिया से कुछ दिन दूरी बनाए रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। एक साथ 7-8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 45 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा कंटिन्यूअस पढ़िए। फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, पानी पीजिए या फिर जो चाय का शौक रखते हैं चाय पीजिए। उससे क्या है, थोड़ा सा मन प्रसन्न हो जाएगा, आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी भी फील होगी और फिर दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाइए। जिस प्रकार क्लासेस हमारी स्कूल में लगती थी, कॉलेज में लगती थी, उसी प्रकार से हमें पढ़ना है कि एक पीरियड जो है हमारा पौने घंटे का या 1 घंटे का है, उतना ही पढ़िए। उसके बाद में 5-10 मिनट रेस्ट ले लीजिए, गैप दे दीजिए। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सो जाएंगे, गैप दे दीजिए। उसके बाद में फिर दोबारा से पढ़ना शुरू कीजिए। और ऐसे मत पढ़िए कि 1 यूनिट के पीछे लग गए तो उसी को पढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने यूनिट नंबर 2 शुरू कर दी, यूनिट नंबर 2 आपने शुरू कर दी और इसी के पीछे आप पढ़े हैं, पहले आदिकाल समाप्त करूंगा, फिर भक्ति काल समाप्त करूंगा, फिर मैं रीतिकाल समाप्त करूंगा, तो आप बोर हो जाओगे ऐसे पढ़ोगे तो। अगर यूनिट 2 आप पढ़ रहे हैं उसमें आदिकाल को समाप्त कर लीजिए बस। उसके बाद में आप यूनिट नंबर 6 पे आ जाइए, यूनिट नंबर 6 की एक कहानी तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद वापस कूदकर यूनिट नंबर 2 में आ जाइए, उसमें आप भक्ति काल के कुछ राम भक्त कवियों को पूरा कर लीजिए। उसके बाद में फिर कूद के आप यूनिट नंबर 6 में आ जाइए, उसकी एक और कहानी तैयार कर लीजिए। इस प्रकार 2-2 यूनिट पकड़ के चलिए। आप एक बार में 2-2 यूनिट की तैयारी करेंगे तो उससे क्या है, बोरियत भी महसूस नहीं होगी, नींद भी आपको नहीं आएगी और थकान भी आपको महसूस नहीं होगी और आसानी से आप
उसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, बातों को, प्रश्नों को आसानी से बैठा सकते हैं अपने दिमाग में। जो मैटर है वो आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा इस तरीके से पढ़ेंगे तो। और आगे मैं आप लोगों के साथ में हूं। आप लोगों को कोई भी मैटर अगर नहीं मिल रहा है मुझे बताइए, मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर हूं। और ये जो 2 प्लेलिस्ट बन चुकी हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए। इनमें एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया है, एक एक लाइन वाइज लाइन मैंने आप लोगों को समझाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। प्रश्न किस हिसाब से पूछे जाते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो इनको आप एक एक करके सारी क्लासेस देख लीजिए। इसके बाद में अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा या फिर मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरी जीमेल आईडी भी लिखी हुई है इसमें, मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों के लिए पूरी छूट है। जो भी हेल्प आप लोगों के लिए मैं कर सकता हूं मैं अवश्य करूंगा दोस्तों। बस मेरा ये कहना है कि निरंतरता बनाए रखिए। जहां पर निरंतरता टूट जाएगी वहीं पर 1 दिन के पीछे और 10 दिन का गैप आप लोगों का सुनिश्चित हो जाएगा। इसीलिए गैप ना दे बिल्कुल भी। जितने भी दिन बचे हैं, 2 महीने 2.5 महीने जितने भी बचे हैं, एनटीए डिसाइड करेगा वो तो कब एग्जाम करवाएगा अगला। जितने भी समय हमारे पास बचा है एकदम कमर कस के जुट जाइए बस। और तैयारी को गधे की तरह ना करके घोड़े की तरह कीजिए। इससे तात्पर्य मेरा ये है, जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया कि एक के पीछे अगर आप पढ़ गए, 1 यूनिट के पीछे पढ़ गए तो उसी के पीछे मत पड़े रहिए। 2 यूनिट की तैयारी एक साथ कीजिए। इससे आप लोगों को फायदा होगा और ये लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग नेट एग्जाम क्लियर करके और मुझे बोलेंगे कि सर हमारा नेट एग्जाम क्लियर हो गया। और तब आप लोगों को ये महसूस होगा कि मैंने जो ट्रिक बताई थी उसका पालन करने से आप लोगों को कितना फायदा हुआ है। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो गई है। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जो भी बहनें करवा चौथ का व्रत किए हुए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी पति की उम्र बहुत ज्यादा लंबी हो और आप लोग जो है नेट जेआरएफ क्लियर करके आए इस बार। मेरी हार्दिक शुभेच्छा है ये। मेरे साथ में बने रहिए, देखते रहिए। सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखा करें, कमेंट अवश्य करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। बहुत ज्यादा कोई खर्चा नहीं लगता है इसमें। आप लोगों की हार्डली 10 सेकंड लगती हैं और हमें इससे प्रेरणा मिल जाती है, हमें खुशी मिल जाती है। हम और भी खुशी से, तत्परता से आप लोगों के लिए नया नया अच्छा मैटर तैयार करते हैं। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में जो कि कल हिंदी कहानी वाली क्लास होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत रखिए। धन्यवाद दोस्तों।